आज से तकरीबन 12 साल पहले मैं नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था और उसी समय मुझे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में समझ में आया। It has a 15% reservation for scheduled castes, 7.5% for scheduled tribes, 27% for OBC and 5% reservation for PWD, persons with disability. मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और चूंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मेरा गुस्सा बहुत ही लाजमी था और वो ये था कि ऐसा कैसा गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम बनाया गया है 21वीं सदी के अंदर जो कि बेसिकली मेरिटोक्रेसी को प्रमोट नहीं कर रहा और जो कम डिजर्विंग है उनको सिस्टम के अंदर सिस्टम का पार्ट बनाया जा रहा है। यहाँ देश के भविष्य को बनाने की बात हो रही है और जो काबिल होगा उसी को मिलेगी जगह, मगर आप लोगों को तो सब कुछ फोकट में चाहिए। और इसके पीछे दो मेन कारण थे। पहला कारण तो ये कि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में कभी भी किसी से कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी नहीं किया था और एक्चुअल में मैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी रहा था थ्रू आउट, तो मैंने वहाँ पे ये सब टेंडेंसी होते हुए भी नहीं देखा था। हमारी जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो भी लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे थे वो लोग एक्चुअल में ज़्यादातर टाइम वो लोग थे जो कि ऑलरेडी एक अच्छे कल्चर से, एक अच्छी फैमिली से, एक फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिली से आ रहे थे। एंड समटाइम्स उनकी फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन से भी उस समय के मुकाबले काफ़ी ऊपर थी। मेरा विश्वास है कि अगर आरक्षण सही व्यक्ति को मिले तो जिसको आरक्षण नहीं मिलता वो भी बहुत दुखी नहीं होता। बस उसको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई अधिकार उससे छीना गया है या उसको नहीं दिया गया है तो जिसके पक्ष में वो गया है वो उचित व्यक्ति था। Would anybody be offended if we gave a $150 million bonus to Gandhi? How about a $250 million bonus to Mother Teresa? Do we have an issue with that? None at all. None at all. लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वहीं पे अगर कोई पीएच कोटा या फिर फिजिकली हैंडीकैप कोटा अगर किसी को मिल रहा हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि हमें सामने दिख रहा होता है कि सामने वाले को सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, वो डिफरेंटली एबल्ड है, तो हमें एज अ सोसाइटी उसकी हेल्प करनी चाहिए। सो आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं इस इनिशियल थॉट के साथ वीडियो बना रहा था कि कैसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम हमारे इंडिया को मेरिटोक्रेसी से दूर ले जा रहा है और किस तरह से उसे पीछे धकेल रहा है। लेकिन एज अ साइंटिस्ट आई हैव टू रिलाई मोर ऑन द डेटा देन ऑन व्हाट आई फील। तो जब मैंने डेटा को देखा बारीकी से और कई अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ी तो आई हैड टू चेंज माई माइंड। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? दोस्तों आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट, मेरा नाम है प्रियंक और आज हम बात करने वाले हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम पे। तो जब भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात हो रही होती है तो हमें मेनली दो तरह का नैरेटिव देखने को मिलता है जो कि एक तरह से बिल्कुल पोल्स अपार्ट है। पहला नैरेटिव ये कह रहा होता है कि कैसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खराब है। It is punishment for those born to non-reserved categories. The current system of reservation violates every sense of justice, equality and merit. आरक्षण के बदले लिख दीजिए खैरात, और जब एडमिशन का मौका है तो खैरात लूट लीजिए आप लोग। और दूसरा नैरेटिव ये कह रहा होता है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कितना अच्छा है। इस सारे डेटा से प्रूव हो जाता है कि सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन काफी नहीं है हमारे देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले हम आगे बढ़े इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम है वो इसलिए लाया गया था ताकि जो पिछड़ा समाज है, पिछड़े समाज से यहाँ पे मेरा मतलब किसी भी तरह से ह्यूमनली लेवल पे पिछड़ा होना नहीं है बल्कि एक तरह से डेवलपमेंट के लेवल पे पिछड़ा होना है। तो जो एक तरह से पिछड़ा समाज है वो एक तरह से उनको कैसे उस समाज के साथ में बराबर लेके आया जाए, एक तबके के साथ में, जिससे उनकी भी एक डिसीजन मेकिंग हो, जिससे उनको भी जो है बराबरी का एक तरह से मौका दिया जाए और वो भी ह्यूमनली फील कर सकें और इंडिया की ग्रोथ में एक बराबर हाथ बटा सके। We will give a certain segment of people an extra advantage so that they can come level with the rest of the society. और इसको आप रिलेट उससे कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमने फीमेल्स को भी आगे आने का मौका दिया पिछले 20-30 साल में, उनको भी बराबर लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, जॉब के लेवल पे, तो एक तरह से उनका भी डेवलपमेंट हुआ है, वीमेन एम्पावर हुई है और उसकी वजह से वो देश के निर्माण में, देश के एक तरह से प्रगति में उन्होंने भी हाथ बटाया है। तो सेम थॉट यहाँ पे जो है कैटेगरी के लोगों के लिए भी वैलिड था। एंड अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के 75 साल बाद भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज की आज भी सच्चाई है। अरे वो तो शुरू से ही चल रहा है हमारे यहाँ, जाति धर्म वर्ण व्यवस्था। और सुनो, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। अरे ससुरा अछूत हमरे साथ ना ना। मैं चमार हूँ, ये पासी हैं। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। अब आप में से बहुत सारे लोग जो कि मेरे ही तरह के एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं वो इसे साफ साफ नकार देंगे। ऐसे सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। अरे नहीं, रियल लाइफ में भी होता है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है।
पर मैं जो है यहाँ पे आपको कुछ डेटा बताने वाला हूँ जिसको देख के मेरी भी आंखें खुली। और ये डेटा जो है सारा का सारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड है और डेटा ये सजेस्ट करता है कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत कितनी बड़ी आज भी हमारे समाज की सच्चाई है। और उसी के बेसिस पे उन पे बहुत सारे अत्याचार भी होते हैं जो कि अलग अलग क्रिमिनल केसेस अलग अलग जो है स्टेट्स के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। अब आप सोचोगे कि किस तरह का और किस लेवल का छुआछूत, हमने तो होते हुए नहीं देखा, लेकिन ये छुआछूत होता है जन्म से लेके मरने तक एक उस इंसान के साथ में जो कि बैकवर्ड क्लास से आता है। जब वो स्कूल में जाता है तो उसे बराबरी के लेवल पे खाने नहीं दिया जाता है और पानी नहीं पीने दिया जाता है। The headmaster Shail Singh said that you are from scheduled caste, so you cannot drink water from the pot, and he was badly beaten. जब वो मंदिर मस्जिद में अपने भगवान को याद करने के लिए जाता है तो उनके लिए वहाँ पे अलग अलग तरह के मंदिर मस्जिद बनाए जाते हैं। The police in western Uttar Pradesh's Bulandshahr district are investigating a viral video that purportedly shows a group of women from the Valmiki community, which is a scheduled caste community, being denied entry into a temple in the district's Jahangirpur area. और यहाँ तक कि मरने के बाद में भी जो उनके कब्रिस्तान या फिर उनके जो शमशान होते हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। नहीं, इधर मुसलमान का पहला हमारे भी वो इधर ही दफनाते थे, हमारा नहीं था तो, पर अब नहीं दफनाने देते वो। क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा? कहाँ तुम्हारी कब्रिस्तान उधर है, उधर ले जाओ आप। हमारे उधर खाली बागल लगी हुई थी, सब गाय ने ढोर ने बेल ने सब चढ़ते हैं कब्रिस्तान पे वहाँ। तो जहाँ से मैयत दफना उन्होंने दफना नहीं दी ना, वापस वहाँ पहुँचा दी उधर। तो हमारे को भंगी कहते हैं नहीं वो मुसलमान भी। और अगर आप इस बुलावे के अंदर हो कि कोई ST SC OBC वाला अगर बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच जाए किसी अच्छी पोजीशन पे तो उसके साथ छुआछूत नहीं होता, तो आप यहाँ पे भी गलत हैं। A BJP MP from Karnataka, A. Narayanaswamy, faced discrimination and was denied entry into his own constituency because of his caste. As he was about to enter the village, he was told that as per the tradition, people from scheduled caste cannot enter. ये तो हुआ सोशल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन। अब अगर आप फाइनेंशियली भी देखोगे तो जो 60% वेल्थ है, मतलब हमारी पूरी कंट्री की जितनी 60% वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 10% फॉरवर्ड कास्ट लोगों के पास ही है, बैकवर्ड कास्ट के पास में नहीं। और जो 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसके बाद में भी जो सबसे ज़्यादा फायदा मिला है वो फॉरवर्ड कास्ट वाले लोगों को मिला है, ना कि बैकवर्ड कास्ट वाले लोगों को। 2012 के गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से ये देखा गया है कि तकरीबन एक आदमी की 9,600-700 रुपये एक एवरेज इनकम होती है महीने की। लेकिन ये देखा गया है कि SC कैटेगरी 21% और ST कैटेगरी 34% उस नेशनल एवरेज से भी कम इनकम कमा रहे होते हैं और OBC ग्रुप तकरीबन 8% कम इनकम कमा रहे होते हैं। तो अगर आप खुद ही सोचकर देखिए कि अगर हम फाइनेंशियल लेवल पे, सोशल लेवल पे अगर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो हमें बेसिकली पाकिस्तान या चाइना से न्यूक्लियर अटैक की ज़रूरत नहीं है अपनी कंट्री को बर्बाद करने के लिए, बल्कि हमारे खुद के ही जो शब्द हैं वो ही बहुत है किसी की सेल्फ इमेज को, किसी के सेल्फ एस्टीम को नीचा ले जाने के लिए। गाँव वाले हम लोगों को नहीं चाहते। मेरे आंसुओं का स्वाद मोहन बाबू मेरे मन का नमक ही समझता है। और ये जो है जब मैं बात कंट्री की कर रहा हूँ तो मैं एक लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो कि OBC ST SC तकरीबन 70-80% हमारी कंट्री का बनाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अगर हम उनको इसी तरह से ट्रीट करते रहेंगे तो हम कहाँ पे जो है एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ पाएंगे। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब आप में से हो सकता है फॉरवर्ड कास्ट लोग बहुत सारे ये सोच रहे हो कि अगर वो बैकवर्ड रह जा रहे हैं तो रह जा रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा तो जो है बढ़िया चल रहा है और हम क्यों जो है उनकी परवाह करें। सब चंगासी एक इंडेक्स होता है जिसे बोलते हैं IHDI, इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए, जो कि बेसिकली ये बताता है कि हेल्थ के लेवल पे, इनकम के लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे एक सिटीजन दूसरे सिटीजन से कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आज की तारीख में उनमें आपको एक कोरिलेशन जरूर मिलेगा कि बेसिकली जितना ज़्यादा वहाँ पे इनइक्वालिटी कम है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इनइक्वालिटी इन जनरल एक कंट्री के अंदर कम होती है, सोसाइटी के अंदर कम होती है, तो यूजुअली वहाँ पे जो है पीस जो है यानी कि शांति जो है, जो क्राइम रेट जो है वो बहुत ही लो रहता है। और ये जो है आप दोनों जब ग्राफ देखेंगे या दोनों जब आप डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिन जिन कंट्री के अंदर IHDI का जो है एक तरह से स्टेटिस्टिक्स काफ़ी ऊपर है तो वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा पीस के अंदर सबसे आगे है। और इनमें जो है सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ आ रही है वो सारी की सारी डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड कंट्रीज़ आ रही है।
और वैसे भी आप सोच के देखिए कि क्या करेंगे आप उस कंट्री का जिसके अंदर आप एक तरफ तो अंबानी पैदा कर दें, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप घर से बाहर निकलें, रोड पर निकलें या आजू बाजू कहीं पे जाएं तो आपको हमेशा एक ऐसे लोगों से आप घिरे हुए रहें जो कि आपसे वेल्थ के लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे ज़्यादा अच्छे नहीं है, इनकम के लेवल पे अच्छे नहीं है, तो वो ऑलरेडी जो है हमेशा एक अटैकिंग मोड पे ही रहेंगे। उन लोगों पे ऑलरेडी उनमें एक हीन भावना रहेगी। सो ऑब्वियसली क्राइम रेट बढ़ेगा, रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, लूट खसोट हो जाए, ये सब बढ़ेगा। तो आप अमीर तो हो जाएंगे, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो वहीं पे आपको हमेशा जान माल की हानि का एक डर हमेशा बना रहेगा। Since 2016, 6 lakh Indians have given up their citizenship. Since 2014, 23,000 millionaires have left India. In fact, India ranks #1 when it comes to the migration of the rich and the educated. It accounts for a cosmic 65% of the global share, way ahead of China and the Philippines. Then you have education, quality of life, social security, gender equality, health benefits, a whole lot of things. फंडामेंटली मैं रिजर्वेशन के पक्ष में तो हूँ, पर मेरा ये भी मानना है कि सिस्टमिक लेवल पे यानी गवर्नमेंट के लेवल पे, जनरल कैटेगरी के लोगों के लेवल पे और जो ओबीसी एसटी एससी लेवल के लोग हैं उनमें तीनों लेवल पे बहुत कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है अगर इस सिस्टम को सच में डिजर्विंग लोगों के लिए एप्लीकेबल बनाना है। तो अब यहाँ से जो है कुछ सॉल्यूशन की बात करते हैं और वो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।